हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ ऑल क्लासेस। आज क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट आज हम इसको फिनिश करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो इस टॉपिक में नहीं आए हैं, राइट। तो 6 जो बेसिक प्रैक्टिसेस हम कर रहे थे उसका 5 पॉइंट तक हमने लर्न कर लिया है और समझा भी दिया मैंने अच्छे से। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस चैनल को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपलोड की है। इसमें 6 पॉइंट है आपका हार्वेस्टिंग। अब आपका इसमें क्रॉप जो है वो प्रोटेक्शन भी कर चुके हैं हम उसको, किससे? वीड से। इसके बाद अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब क्रॉप जो है वो मैच्योर हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट है अब कट के लिए, तो कटिंग करना क्रॉप को आफ्टर मैच्योरेशन, उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कम से कम 3 से 4 महीने एक क्रॉप को मैच्योर होने में लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। जो हार्वेस्टिंग होती है हमारी कंट्री में वो मैनुअली की जाती है। मैनुअली यानी कि वो जो दराती सी देखी आपने उसको सिकल बोलते हैं, जिससे हम इसको कटिंग करते हैं, क्रॉप को कट करते हैं। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या मशीन का यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, राइट। तो हार्वेस्टिंग के 2 मेथड हैं, एक मैनुअली सिकल के थ्रू हम कर सकते हैं और दूसरा बाय द मशीन जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, राइट। अब कटिंग कर चुके, हार्वेस्टिंग कर चुके हैं हम क्रॉप की। आफ्टर दैट अब क्रॉप को उस शैफ्ट से अलग करना, ग्रेन्स जो हैं ग्रेन्स को अलग करना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रैशिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम द सीड्स ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड थ्रैशिंग। जो हस्क होता है जिसको हम भूसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको अलग करना सीड से, मतलब अब हम उसमें से सीड को अलग कर रहे हैं। सीड्स ऑफ क्रॉप जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उन ग्रेन्स को हम अलग करेंगे इस हस्क से, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग, राइट। ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम शैफ यूजिंग ए विनोइंग मशीन्स। ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है शैफ से विनोइंग मशीन के थ्रू। चाहे हम विनोइंग मशीन्स जो हैं उसका यूज़ कर सकते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए शैफ से, ठीक है। आफ्टर दैट आता है आपका, अब हमारे पास ग्रेन जो है वो रेडी है, उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब स्टोरेज क्या होता है, कैसे किया जाता है? ग्रेन्स ऑब्टेन बाय थ्रैशिंग आर ड्राइड इन द ओपन। जो ग्रेन्स होते हैं थ्रैशिंग के थ्रू जो हमें मिले हैं, ऑब्टेन किए हमने, उनको ड्राइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ओपन में ड्राइड किया जाता है ताकि जो उनके अंदर मॉइस्चर है वो सनलाइट के थ्रू फिनिश हो जाए। ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स। आफ्टर दैट जो ड्राइड हो जाते हैं ग्रेन्स उनको गनी बैग्स में स्टोर कर लिया जाता है एंड प्लेस्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स, जिसको हम गोडाउन्स कहते हैं। आपने देखा होगा गोडाउन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, सीमेंट के बने हुए होते हैं, जिसमें प्रॉपरली वेंटिलेशन होता है। कोई मॉइस्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो ड्राइड ग्रेन्स हैं जो गनी बैग्स में रखे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका स्टोरेज का प्रोसेस। आफ्टर दैट ये जो टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस का, ये हमारा फिनिश हो चुका है। लास्ट हमारा रह गया इसमें एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो समझते हैं। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड एंड प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। फूड सिर्फ हमें प्लांट से ही नहीं मिलता। आप जानते हैं हमारे कंट्री में या अदर कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, सभी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। वेजिटेरियन जो बिल्कुल ही प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर और प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। और वो कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जो एनिमल्स या एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ों को आप लेते हैं, आप कह सकते हो कि उनको आप टेक करते हैं। कुछ फूड, अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी हमें फार्म में ही मिलता है, ठीक है। अगर हम कुछ और, जैसे हम एग्स की बात करें तो एग्स हमें पोल्ट्री फार्म में मिलेगा।
तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिसको रेयरली हम क्या करते हैं, इन एनिमल से हमें फूड मिलता है। ये हमें, इनको हम क्या करते हैं, फॉर्म्स में लेकर आते हैं, इनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, इनको शेल्टर दिया जाता है और इनकी केयर की जाती है। व्हेन डन ऑन ए लार्ज स्केल, और जब इनको लार्ज स्केल में रखा जाता है, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री क्या कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म देखी होंगी, किस लिए होता है, एग्स के लिए भी होता है, वहाँ से हमें चिक्स भी मिलते हैं, चिकन जिसको हम कहते हैं, जो वो हैन होते हैं वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा आपने फ़िश फार्म भी देखे होंगे जहाँ पे हमें फ़िशेस मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा ये जो चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर फिनिश हो गया, राइट। अब इस चैप्टर में आपके स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है, वो इसी में मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट कराया उसी में ही आप लोगों को कवर हो गया होगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो कवर अप नहीं हुए, तो वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। पहला है, इफ़ वीट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन। देखिए खरीफ सीजन कब है हमारा, अगर वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करा दिया जाए, जबकि आपको पता है वीट जो है खरीफ सीजन में नहीं लगता, वो रबी सीजन में लगता है। व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो क्या होगा खरीफ सीजन में लगाने से वीट को, डिस्कस। वीट क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी इफ़ शोन इन खरीफ सीजन, अगर उसको खरीफ सीजन में लगा दिया जाए, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर। अब आपको पता है जो क्रॉप होती है इसकी, वो खरीफ सीजन में नहीं लग सकती क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अनफेवरेबल टेम्परेचर की वजह से एक तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेकेंडली इसके जो पैट्स हैं और अडेप्टेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, इसके लिए आपको अडेप्टेबल कंडीशंस होनी चाहिए प्लांट्स के लिए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। खरीफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो खरीफ है, खरीफ की फसल जो होती है वो रेनी सीजन में होती है, और इसको पानी नहीं पसंद, रेनी सीजन नहीं पसंद। हैंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन खरीफ सीजन। आपको पता है वीट जो होता है हमारा वो विंटर में लगाया जाता है, और स्प्रिंग सीजन में इसका हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। और ख़रीफ़ का जो सीज़न होता है बहुत तेज़ धूप का होता है, जिस समय हम पैडी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीट नहीं लगा सकते। अगर आप वीट आप उस समय में लगाएं, खरीफ के सीजन में लगाएं, तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कवर अप होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर फील्ड में हम कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन करते हैं तो सॉइल कैसे अफेक्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉप रोटेशन किया जाता है इसमें सॉइल को अफेक्ट होने से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स विल डाई। अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट जो उसे चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो वो डाई हो जाएगा। कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एसेट्रा। अगर हम कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन करा रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल धीरे धीरे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और भी अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिप्लीट होते लग जाते हैं। डिप्लीट मीन्स ख़त्म होने लगते हैं। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ईल्ड ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये रिजल्ट क्या कॉज करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो लॉस होने लग गए। Hence there should be a gap between crops in order to get a good yield. अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए तो आपको क्रॉप्स के बीच में, जब आप क्रॉप्स लगा रहे हैं उस बीच में एक गैप होना ज़रूरी है, ताकि जो सॉइल है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सके। ठीक है, तो सॉइल से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर अप नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसके लिए अलग से उसको मैंने लिख कर दे दिया है आपको। कुछ वेरी शॉर्ट पे लिखे हैं मैंने, 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के लिए लिखे हैं। जैसे नेम एनी 2 फर्टिलाइज़र्स, किसी भी 2 फर्टिलाइज़र्स का नाम बताइए। फर्स्ट है आपका NPK,
NPK होता है फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सेकेंड आपका फर्टिलाइज़र है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। एक आपका क्वेश्चन आया था ये वाला, फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। 2,4-D की जो फुल फॉर्म है ये वीडीसाइड होता है, वीडीसाइड का नाम इसकी फुल फॉर्म आती है। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये वीडीसाइड होता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए इसको डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, लास्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं। आप चाहते हैं इसको देखना तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं और लर्न करने के लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। हमने एक मैन्योर पढ़ा था, मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको ये बढ़ाता है। इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, ये सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है और धीरे धीरे आपको पता है कि जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी लॉस होती जा रही है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत से माइक्रोब्स रहते हैं और मैन्योर के अंदर भी आप देखते हो कि ये मैन्योर जो है डिकम्पोजिशन से बना है, तो डिकम्पोज कौन करता है? इनको माइक्रोब्स ही करते हैं। तो जब हम इसको सॉइल में मिक्स करते हैं तो वो माइक्रोब्स भी इस सॉइल के अंदर चले जाते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। इट इज़ रीन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, बायोडिग्रेडेड होती हैं और साथ साथ ये इको फ्रेंडली हैं, नेचर को हमारे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये शॉर्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, मैंने भी आगे भी इसको फर्दर दिया है स्टूडेंट्स को, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन नाइट्रोजन बी रीप्लेनिश्ड इन सॉइल नेचुरली। रीप्लेनिश्ड मतलब दोबारा से नाइट्रोजन को नेचुरली ही रीप्लेनिश्ड क्यों किया जाता है सॉइल में? अब देखिए, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, या आप एक एलिमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में 78% है, लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं, यानी ह्यूमन बींग्स भी उसी के अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर, वो इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब कैसे पॉसिबल है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाए, वो भी नेचुरली? तो कैसे हो सकता है? एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही पाया जाता है, जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में या अमोनियम आइड में। ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली तो नाइट्रोजन हमें नहीं मिलती, लेकिन प्लांट्स जो हैं, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में ये शेल्टर लेते हैं और चेंजिंग के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स को अमोनियम देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्ट कर देते हैं और इनडायरेक्टली वे में आप कह सकते हो कि ये अमोनिया जो है वो प्लांट्स सॉइल से ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। अब देखिए, इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स ने ली और प्लांट्स प्रोडक्ट हम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी मिल गया। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, हाउ कैन नाइट्रोजन बी रीप्लेनिश्ड इन सॉइल नेचुरली? थ्रू क्रॉप रोटेशन। जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं with a leguminous crop, the nitrogen can be replenished in soil naturally. अगर हम क्रॉप रोटेशन के दौरान रेगुमिनस क्रॉप को लगाते हैं तो नाइट्रोजन जो है ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश्ड हो जाती है सॉइल में नेचुरली, क्योंकि हमने अभी बताया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वहाँ पर ये लेग्यूमिनस जो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है, वो मौजूद होते हैं। द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीस, बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स एसेट्रा, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हम क्रॉप रोटेशन के लिए लगा रहे हैं, सॉइल में लगा रहे हैं, हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर ये रहते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं वैसे उसको। वहाँ पर ये क्या करते हैं, शेल्टर मिलता है इनको। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अमोनियम। तो आप कह सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट्स ले लेते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस
बैक्टीरिया के थ्रू हम नाइट्रोजन को गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए और कुछ नहीं हुआ, रिप्लेनिश्ड किया गया सॉइल में नेचुरली नाइट्रोजन को। ठीक है, जस्ट क्या किया गया, क्रॉप रोटेशन के दौरान हमने लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा दिया, जिसकी वजह से वापस से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन वापस आ गई। राइट, आई होप सो आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।